तो हम लोग देख रहे थे कि दो प्रकार के संबंध हुआ करते हैं। एक होता है संयोग, एक होता है समवाय। ठीक है, कौन कौन से संबंध होते हैं? संयोग और संयोग और समवाय, समवाय। दो संबंध होते हैं। सामान्य रूप से सब जगह संयोग संबंध रहता है, लेकिन कुछ 5 ऐसी चीजें हैं जिनके बीच में समवाय संबंध होता है, और उन्हीं का एक नाम है अयुत सिद्ध। क्या नाम है? अयुत सिद्ध। अयुत सिद्धों के मध्य में, अयुत सिद्धों के मध्य में क्या संबंध रहता है? समवाय संबंध। तो अयुत सिद्ध कौन कौन होते हैं ये आपको याद करना होगा। अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावंतौ, जाति व्यक्ति, विशेष नित्य द्रव्य, ये 5 क्या होते हैं? अयुत सिद्ध होते हैं। इसीलिए इनका संबंध क्या होता है? समवाय संबंध। जैसे अवयव अवयवी का उदाहरण बताइए। जैसे अवयव हो गया घड़े का कपाल, और अवयवी क्या हुआ? घड़ा। तो दोनों में कौन सा संबंध होगा? समवाय संबंध। और जैसे तंतु, तंतु क्या हुआ? अवयव या अवयवी? अवयव। अवयव। और अवयवी क्या हुआ? पट। कपड़ा। तो दोनों में क्या संबंध हो जाएगा? समवाय संबंध हो जाएगा। समवाय। और गुण गुणी का उदाहरण जैसे, जैसे शब्द क्या हुआ? गुण। वो आकाश क्या हुआ? गुणी। तो दोनों में क्या संबंध होगा? समवाय संबंध। समवाय संबंध होगा। और जैसे पट है, पट और पट के रूप में क्या संबंध होगा? समवाय संबंध ही होगा। और तंतु के रूप में समवाय संबंध। ऐसे ही तंतु और तंतुओं में जो संयोग है उसमें समवाय संबंध होगा, क्योंकि संयोग एक क्या है? गुण है, और वो समवाय संबंध से रहेगा तंतु में। अच्छा, क्रिया और क्रियावान में, जैसे कोई उड़ रहा है तो उसके अंदर क्रिया हुई और वो हुआ क्रियावान, तो दोनों में क्या संबंध होगा? समवाय संबंध। दोनों में मतलब दोनों माने एक व्यक्ति, एक को क्रिया और दूसरा जो क्रिया वाला, दोनों में जी समवाय संबंध होगा। फिर है जाति व्यक्ति। तो जाति व्यक्ति तो पता ही है, जैसे घट के अंदर कौन सी जाति रहती है? घटत्व। घटत्व भी रहती है। घट के अंदर एक पृथ्वी तो जाति भी रहती है। घट के अंदर एक द्रव्यत्व जाति भी रहती है, और घट के अंदर एक सत्ता जाति भी रहती है। सत्ता जाति कहाँ कहाँ रहती है? द्रव्य गुण कर्म। सत्तावंतस्त्रयस्वाद्या, 3 जो आदि वाले हैं वो सत्ता वाले होते हैं, द्रव्य गुण और कर्म। तो यहाँ पर जाति हो गई सत्ता, और द्रव्य और गुण और कर्म क्या हो गए? व्यक्ति हो गए। क्या जाति वाले को क्या कहते हैं? व्यक्ति। व्यक्ति कहते हैं। तो दोनों में क्या संबंध होगा? समवाय संबंध। और विशेष एक नाम का पदार्थ होता है ना, अंत्यो नित्य द्रव्य वृत्तिर विशेषः परिकीर्तितः। अंत्य मतलब होता है जो कि स्वयं का व्यावृत्ति करवाए, अपने आप ही अपनी व्यावृत्ति करवाए, वो होता है अंत्य। और नित्य द्रव्य कौन कौन से होते हैं? आकाश काल आत्मा दिक् मन और अन्य के परमाणु। हाँ, पृथिव्यादि चतुष्टय के परमाणु। तो ये क्या हो गया? विशेष और नित्य द्रव्य। हाँ, ये अयुत सिद्ध हो गए, और इनके मध्य में
समवाय संबंध होता है। अयुत सिद्ध की एक परिभाषा भी दे रहे हैं, ये बढ़िया, इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी है, कुछ थोड़ी सी समझ सकते हैं। देखो, तौ एव अयुत सिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ ययोर्द्वयोः अनस्यदेकम अपराश्रितमेवावतिष्ठते। वे दोनों अयुत सिद्ध कहे जाते हैं जिनके मध्य में एक दूसरे के आश्रित ही रहे जब तक वो मर ना जाए। जैसे अवयवी अवयव के आश्रित ही रहता है जब तक अवयव का विनाश नहीं ना हो होता। जाए। नहीं होता। और गुण किसके आश्रित रहता है? गुणी के। गुणी के। जब तक गुणी का नाश नहीं होता है। नहीं होता। यही है इसका मतलब, अयुत सिद्ध का मतलब। लेकिन आप एक बात बताओ, क्रिया तो चलो ठीक है, लेकिन जाति व्यक्ति में ये घटेगा? जाति व्यक्ति में भी चलो घटा लो जैसे तैसे करके, लेकिन विशेष और नित्य द्रव्य में घटेगा क्या? यहाँ तो अनश्यत वाला घटेगा क्या? अनश्यत मतलब होता है जब नाश की अवस्था ना हो तो। लेकिन विशेष और नित्य द्रव्य, इनमें तो कभी नाश की अवस्था आती ही नहीं है, जी। ये तो दोनों नित्य हैं। तो यहाँ पर नहीं घटता। तात्पर्य समझना है कि जब एक दूसरे के आश्रित रहता है और जहाँ संभव हो वहां पर वो जब तक उसका नाश ना हो जाए तब तक दूसरे के आश्रित ही रहता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी। तो उसी को अयुत सिद्ध कहते हैं। यही बात यहाँ इन्होंने लिखी भी है आगे फिर से कि अवयव्यादयो ही यथा क्रमम। जो अवयवी हैं, कौन कौन अवयवी है? गुण है, क्रिया है, जाति और विशेष, ये यथा क्रमम क्रम से अवयवाश्रिता अवयवाद्याश्रिता एव अवतिष्ठन्ते अविनश्यन्तः। जब तक इनका विनाश ना हो गए तब तक ये दूसरे के आश्रित ही रहते हैं। लेकिन मान लो अगर क्या हो जाए, विनाश हो जाए, विनश्यद अवस्था आ जाए तो क्या होगा? तब तो ये किसी के भी आश्रित नहीं रहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जी। विनश्यद अवस्था में ये किसी दूसरे के आश्रित नहीं रहते हैं, नहीं। जैसे अनाश्रित ही रहते हैं। जैसे घड़े का रूप है, वो कहाँ रहेगा? घड़े में रहेगा। लेकिन जब घड़े का नाश होगा तब रूप कहाँ रहेगा? तो रूप एक क्षण तक, यद्यपि घड़े का नाश होने के बाद रूप रहेगा ही नहीं, लेकिन एक क्षण तक रूप क्या रहेगा? बिना किसी के आश्रय के रहेगा। समझे कि नहीं? जी जी। क्षण मात्रम लिखा है ना। अगर जी मान लो कोई घड़ा नष्ट हो जाए तो घड़े का रूप भी नष्ट हो जाएगा कि नहीं? जी, रूप समाप्त हो जाएगा। अब घड़े का रूप थोड़ी रहेगा। अब मान लो कपाल बन गया तोड़ करके, तो कपाल का रूप होगा, घड़े का रूप कहा जाएगा क्या आपको? नहीं जी। तो घड़े के नाश होने पर जो उसका रूप है वो एक क्षण तक रहता है, अनाश्रित रहता है, किसी के आश्रित नहीं रहता। जी। ऐसे ही अगर कोई क्रिया वाली वस्तु है और अगर वो नष्ट हो जाए तो क्रिया तो नष्ट होती है, सही बात है, लेकिन वो क्रिया उस समय एक क्षण तक बिना किसी के आश्रय के रहती रहती है। है। यही बता रहे हैं कि विनश्यद अवस्था, जब विनश्यद अवस्था आ जाती है तब ये जो गुण है, क्रिया है, जाति है, ये सब क्या रहते हैं? अनाश्रिता एव अवतिष्ठन्ते, अनाश्रित होकर के ही रहते हैं रहते क्षण हैं। मात्र। अवयवी मतलब जैसे कपाल तोड़ दिया जाए तो घड़ा भी टूट जाएगा कि नहीं? जी। अभी तक घड़ा कहाँ था? अपने कपालों में था। जब कपाल तोड़ दिए तो अब घड़ा कहाँ रहेगा? तो एक क्षण तक घड़ा स्वतंत्र रूप से रहेगा और फिर घड़ा नष्ट हो जाएगा। या जैसे आपने क्या कर दिया, कपड़े के जो तंतु हैं उन तंतुओं का क्या कर दिया? नाश कर दिया। जैसे लिखा है ना, तंतु नाशे सती पटः, यथा माने जैसे, तंतु नाशे सती पटः।
तंतु का नाश कर दोगे तो पट मतलब कपड़ा, कपड़ा कितनी देर तक रुकेगा? फिर एक क्षण क्षण मात्र तक कपड़ा अनाश्रित रहेगा और उसके बाद नष्ट हो जाएगा। अथवा जैसे देख लो, आश्रय नाशे सति गुण, आश्रय का नाश होने पर गुण एक क्षण तक तो क्या रहता है? बिना स्वतंत्र रूप किसी से के उसकी सत्ता। आश्रय के स्वतंत्र रूप से रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि विनश्यता क्या चीज है? ये विनश्यत विनश्यत बार बार बोल रहे हैं, विनश्यता क्या चीज है भाई? कहते हैं कि जो विनाश के कारण की सामग्री है वो अगर सन्निधि में मतलब पास में आ जाए, इसी को विनश्यता कहते हैं। जैसे घड़े के विनाश की सामग्री क्या है? दंड का तेजी से प्रहार। तो दंड का जी तेजी से अगर संयोग हो गया घड़े के साथ में, तो घड़े की विनश्यता आ गई कि नहीं आ गई? जी आ गई। घड़े की विनश्यता मतलब क्या है? उसके घड़े का नाश, विनाश के कारण की सामग्री का समीप में आना। सानिध्य। सानिध्य माने वही उपस्थित अगर हो गया पास में। विनाश के कारण की सामग्री, समझ रहे हो कि नहीं? जी जैसे जी घड़े के विनाश की कारण सामग्री दंड इत्यादि का तेजी से घड़े के साथ में संयोग हो जाना, सानिध्य हो जाना, यही क्या है? विनश्यता है। किसी भी चीज की विनश्यता का मतलब होता है उसके विनाश के कारण की सामग्री का सानिध्य। सानिध्य। समझे कि नहीं? जी। जी। चलिए, अब यहाँ पर बता रहे थे, अयुत सिद्ध बता रहे थे। तो अयुत सिद्धों के अंदर अवयव अवयवी आता है कि नहीं? जी जी। तो तंतु क्या हुआ? अवयव हुआ। तो पट क्या हुआ? अवयवी। तो दोनों का संबंध क्या होगा? समवाय संबंध। तेन, इसलिए तयोः संबंधः, तंतु और पट का संबंध समवाय होता है। क्यों? अयुत सिद्धत्वात्, क्योंकि वो दोनों अयुत सिद्ध में आ गए। लेकिन जी तुरी का और पट का संबंध भी समवाय होता है क्या? नहीं नहीं। होता। क्यों? क्योंकि ये अयुत सिद्ध नहीं है। तुरी पटे ओस्तु न समवाय, तुरी और पट का समवाय संबंध नहीं होता अयुत सिद्ध न होने के कारण। क्यों भैया अयुत सिद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि अयुत सिद्ध का हमने सामान्य लक्षण दिया था कि जब तक एक नष्ट हो तब तक दूसरा उसके ऊपर बना रहे, उसके आश्रित ही रहे। यहाँ एक बात बताओ कि नहीं तुरी पटाश्रिता एव अवतिष्ठते नापि पटस्तुर्याश्रितः, क्या जब तक एक पट का नाश नहीं होता तब तक तुरी पट से चिपकी रहती है क्या? नहीं पटाश्रित ही रहती है क्या तुरी? अथवा पट नहीं जो है जब तक तुरी का नाश ना हो जाए तब तक पट तुरी पर ही आश्रित रहता है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। नहीं तुरी पटाश्रिता एव अवतिष्ठते, तुरी पट के आश्रित ही स्थित रहती है क्या? अथवा नहीं पट जी। तुरी के आश्रित ही स्थित रहता है क्या? नहीं रहता। नहीं। इसलिए दोनों को अयुत सिद्ध कहे नहीं सकते। अयुत सिद्ध वही होते हैं जब एक दूसरे के ऊपर जब तक नाश ना हो तब तक आश्रित ही आश्रित बना रहे। रहे। इसलिए पट और तुरी का कौन सा संबंध होगा? संयोग। अतः तयोः पटतुर्योः संबंधः संयोग एव। तो जब पट और तुरी का संबंध संयोग होगा तो बताओ अब जो पट है वो समवेत किस में होगा? तंतुओं में। तंतु में होगा। तुरी में समवेत होगा क्या? नहीं जी। क्यों? क्योंकि पट का तुरी के साथ में कौन सा संबंध है? पट का तुरी के साथ संयोग है और तंतुओं के साथ उसका समवाय संबंध है। इसलिए समवेत किस में बोला जाएगा? संवेद तंतु बोला जाएगा में। तंतुओं। जी। तंतु में किसको समवेत बोला जाएगा? पट को। और तुरी में अगर पट को बोलना है तो क्या बोला जाएगा? संयोग आदेव। संयोग नहीं बोलेंगे, संयुक्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयुक्त। संयुक्त। ये समवाय और समवेत का मतलब समझते हो कि नहीं? समवाय संबंध है, उस समवेत जो है वो जी संबंधी है। जी। संयोग क्या है? संबंध। और संबंध। संयुक्त क्या होगा? संबंधी है। संवेद। संबंधी हो जाएगा। तो यहाँ पर तंतु में पट क्या है?
समवेत है। और तुरी में पट क्या है? संयुक्त। समझ गए कि नहीं? लेकिन जी हम तो समवायी कारण उसी को बनाते हैं यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते, जिसमें समवेत कार्य हो। समवेत माने समवाय संबंध से कार्य हो। तो बताओ पट जो है ये तंतु में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है कि नहीं? जी जी तो यत समवेतम माने तंतु समवेतम पट रूपम कार्यम उत्पद्यते, अतः तत् माने पट माने तंतु समवायी कारणम कस्य? पटस्य। समझे कि पटस्य। नहीं? इसलिए जी तंतु ही समवायी कारण होता है पट का, न तो तुर्यादि। तुर्यादि को जो है पट का समवायी कारण हम नहीं कहेंगे। और पटश्च स्वगत रूपादे है समवायी कारणम। पट अपने रूप का समवायी कारण होता है। पट जी किसका समवायी कारण होता है? अपने रूप का। तो प्रश्न आएगा स्वगत रूपादे है समवायी कारणम किम? पटम। वो ही पटः। पट हो, घट हो, जो भी हो। समझे कि जी नहीं? जी जी ऐसे ही मिट्टी का जो पिंड है वो भी क्या होता है? घट का। समवायी कारण। और घट जो है वो स्वगत रूप का समवायी कारण होता है। जी समझे कि नहीं? घट के अंदर के रूप का समवायी कारण कौन होगा? घट होगा स्वयं। क्या? घट ही होगा। तो मिट्टी का पिंड जो है वही तो कपाल है। चलिए, तो घट जो है अपने स्वगत रूप का, स्वगत मतलब घट के अंदर जो रूप है उस रूप का समवायी कारण कौन होगा? घट होगा। अच्छा, क्योंकि पहले कौन बना? घट। उसके बाद घट के अंदर क्या आया? रूप आ गया। रूप। अच्छा, अब एक बात बताओ, घट पहले बनेगा तो पूर्व भाव किसका होगा? घट का। अब हमने कारण का लक्षण क्या किया था? यस्य कार्यात् नियतः पूर्व भावः विद्यते जी अनन्यथा सिद्धश्च। जो कार्य से निश्चित रूप से पहले रहे। तो घट का जो रूप हुआ है, घट के अंदर एक रूप जो उत्पन्न हुआ है, उस रूप से निश्चित रूप से पहले कौन है? घट। घट है। और घट अन्यथा सिद्ध भी नहीं है, इसलिए जी घट घट क्या हो जाएगा? रूप का समवायी कारण। समवायी कारण हो कारण। जाएगा। लेकिन जी एक बात बताओ, क्या जब घड़ा उत्पन्न होता है उसी समय पर हमको रूप नहीं उत्पन्न होता क्या? द्वितीय क्षण ही। भाई जब घड़ा उत्पन्न होगा तो उसी के साथ साथ में ही तो रूप भी होगा। यह रूप बाद में आता है क्या? होता तो उसी समय जी। तो ऐसे ही अगर एक सींग उत्पन्न हो, किसका? बैल का, जिसका भी हो, उसके साथ ही साथ में दूसरा सींग उत्पन्न होता है। तो वो सींग, एक सींग दूसरे सींग के प्रति, जैसे ये हो गया हमारा सभ्य विषाण मतलब बायां सींग, ये हो जी गया इतर विषाण। विषाण मतलब क्या दायां सिंह। होता है? सिंह। तो सभ्य विषाण और इतर विषाण, ये दोनों एक दूसरे के प्रति कारण होते हैं क्या? नहीं, ये नहीं होंगे जी। क्यों? क्योंकि इनका क्या हुआ है? समान काल में जन्म हुआ है। जी क्या हुआ है? समान काल में जन्म होने के कारण। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी अच्छा, यही बात बता रहे हैं। इसलिए ऐसे ही घड़ा जो है वो और रूप एक काल में ही जन्म ले रहे हैं, इसलिए घड़ा रूप के प्रति समवायी कारण होगा। नहीं हो सकता। क्योंकि कारण क्या होना चाहिए? पहले उत्पन्न होना चाहिए। कारण क्या होना चाहिए?
पहले उत्पन्न होना चाहिए। कारण हमेशा पहले उत्पन्न होता है और कार्य हमेशा बाद में उत्पन्न होता है, और घड़ा भी उसी टाइम पर उत्पन्न हो रहा है, घड़े का रूप भी उसी समय पर उत्पन्न हो रहा है। ये समझ जी आ रहा है कि नहीं? जी जी तो जब घड़ा और घड़े का रूप दोनों एक ही टाइम पर उत्पन्न होंगे, और कारण का नियम क्या है कि जो कार्य से पहले होना चाहिए। तभी तो वो कारण बनेगा। जी जी और हम कारण किसको मानते हैं? घड़े के रूप के प्रति किसको कारण मानते हैं? घट को मान घड़े को कौन सा कारण मानते हैं? समवायी कारण। लेकिन ये तो घड़ा कारण ही नहीं बन पा रहा है, तो समवायी कारण कहाँ से बनेगा, ये बताओ। नहीं समझे? अगर कोई आदमी ही नहीं है तो उसको फिर ब्राह्मण कैसे कहेंगे? जी जी भाई अगर कोई आदमी हो, मनुष्य हो, तब ना उसके मनुष्य के अंदर माने उसके अवान्तर भेद करेंगे, उसका कुछ कोई प्रकार बनाएंगे, कोई कोटि में उसको रखेंगे, ये नीच है, ये अधम है, उत्तम नर है, ऐसा है, पुरुषोत्तम है, तभी न कहेंगे। अगर वो पुरुष ही न हो तो कैसे कहेंगे? जी जी बिल्कुल। समझे कि नहीं? मनुष्य कोटि में नहीं आता तो उसके अंदर कैसे रख सकते हैं? तो हमारा ये जो घड़ा है, घड़े के रूप के प्रति घड़ा क्या होना चाहिए? पहले कारण होना चाहिए। जब कारण होगा तभी तो उसको फिर एक विशेष हम समवायी कारण बताएंगे। अभी ये घड़ा तो कारण ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कारण होने के लिए क्या होना चाहिए? घड़े को रूप के पहले होना चाहिए, और रूप और घड़ा दोनों समान काल में उत्पन्न हो रहे हैं। जी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी जी बिल्कुल समझ रहे गुरु जी। भाई यहाँ थोड़ा सा मेहनत लगेगी, दिमाग उमाग लगाना पड़ेगा जितना होगा वो सब, क्योंकि यहाँ ये थोड़ा ही है कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला महापातकी पहला नंबर 1, और दूसरा क्या है, सुरा पीने वाला महापातकी नंबर 2, और क्या था? अरे भाई स्वर्ण, हाँ वही सब, स्वर्णहारी गुरुतल पगा, ये सब उनके साथ बसने वाला। दिमाग थोड़े लगाना है ज्यादा, कुछ उसमें लगाना है क्या उसमें समझने में? बस पढ़ लिए को बदो ब्रात्यता स्तेयम, उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है। ब्रात्यता माने पता चल गया एक बार में, जिसका क्या ना हो, उपनयन उचित समय पर संस्कार ना हो, वही ब्रात्य होता है। गोबदा में क्या समस्या है? स्तेयम चुराना उराना तो पता ही है। तो वहाँ 2-4 शब्द ऐसे आते हैं जो कि बहुत कठिन नहीं रहते। यहाँ आपको जब तक पूरा मतलब क्या बताया जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर मेहनत लगती है, दिमाग लगाना पड़ता है। वहां पर थोड़ा ही कुछ है, और उसमें भी काव्य विलक्षण में भी थोड़ा ही कुछ कठिन है। तद अदोष शब्दार्थ सगुण, यही सब है। सभी में शब्दार्थ है, सगुण है, दोष रहित हो, अलंकार सहित हो, यही सब जगह है। रस आए जिसमें वही काव्य हो जाता है। नहीं समझे? जी जी और लेखक एकक में भी भैया कुछ कठिन रहता है क्या? नहीं जी, वो भी रट्टा मात्र है। अब उसमें क्या है, उसमें एक बार पढ़ लिए भास ने क्या लिखा, ये लिखा, वो लिखा, कालिदास ने ये लिखा। काव्य शास्त्री कौन है? कालिदास है कि मम्मट है? मम्मट मम्मट है भाई काव्य शास्त्री। काव्य शास्त्र जो है वो अलग है, काव्य अलग है। जी चलिए, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है वहां पर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और यहाँ तो आपको लगाना पड़ेगा, समवायी कारण क्या है, समवायी कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है, कारण क्या है, कार्य क्या है, प्रमा क्या है, करण क्या है, तो पता होना चाहिए ना। जी नहीं समझे? यथार्थ जी अनुभव, अब यथार्थ बोले तो पता चला अयथार्थ पता हो। संशय विपर्य तर्क क्या है? जी जी अनुभव, अनुभव माने स्मृति, स्मृति पता हो क्या है? उसमें भी कई सारी चीजें प्रत्यक्ष, ये सब मतलब जब स्पष्ट हो, और ये कैसे होंगी, ये थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ता है, क्योंकि सब चीजें बहुत ज्यादा आपस में जुड़ी हुई हैं। समझे कि नहीं? जी और जी वहां सब चीजें इतनी जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य से और थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना होगा आपको। चलिए, तो भैया बात चल रही थी, घड़ा होता है, घड़े के रूप के प्रति कारण।
अब पहली तो यही नहीं समझ आ रही कि घड़ा क्या है, घड़ा का रूप ये कहाँ से आ गया, इतना सारा सब समस्या। फिर घड़ा, घड़े का टुकड़ा कपाल, फिर कपाल के अंदर रूप होगा, ऐसे पट पट तंतु, तंतु का रूप, पट का रूप, समझ रहे हैं कि नहीं? एक ही चीज में घुसे जा रहे हैं। फिर कहेंगे कपाल, कपाल का कपालिका, कपालिका का भी टुकड़ा पिंड, पिंड का टुकड़ा उसका पंचाणुक, चतुर्णुक, त्रिणुक, द्विणुक, परमाणु, परमाणु का रूप, परमाणु का परिमाण, द्विणुक का परिमाण। भैया द्विणुक का परिमाण कारण होता ही नहीं है किसी के प्रति, परमाणु का परिमाण कारण ही नहीं होता है। अब ये परमाणु का परिमाण ये क्या है, इसी का दूसरा नाम पारिमांडल्य है। समझना मुश्किल, वहीं पर घुसे जा रहे हैं, समझ ही नहीं आता क्या क्या है क्या नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर अभ्यास करना होगा और हाँ, थोड़ा ध्यान ज्यादा देना होगा, जो बताया जाए सो थोड़ा तैयार करना होगा ताकि आप समझ पाए, नहीं तो समझना मुश्किल हो जाता है। तो यही बात है, यहाँ पर थोड़ा धैर्य से क्या करना है, श्रवण करना है, मनन करना है और निधिध्यासन थोड़े कहेंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी ठीक है। तो भैया फिर घड़े पर पहुंचते हैं। यहाँ घट उपट में ही सब पूरा ग्रंथ निकल जाता है, उसके पीछे पड़े रहते हैं। अनुमान में पहुंचेंगे तो पर्वत है, धुआं है, आग है। अब कभी क्या कहेंगे कि पर्वत में क्या है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। एक आदमी कहेगा नहीं, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। तब तक कोई आएगा धूमो अस्तु निर्मास्तु, धुआं है आग नहीं है। तब तर्क देंगे यदि बन्निर्नस्यात् तर्हि धूमोऽपि, उसमें भी पता नहीं क्या, समझे कि नहीं? साधारण वाला है तो आभास है तो उसमें कुछ ना कुछ और कर देंगे। व्याप्यत्वा सिद्ध में पर्वतो बन्यमान धूमात बोलते हैं, पर्वता धूमवान बन्यमत्वात अगर उल्टा बोल दे कोई, पर्वतो बन्यमान धूमात बोलते हैं, उल्टा बोले पर्वतो धूमवान बन्हे हैं, यहाँ कौन सा हेतु आभास होगा? तो यहाँ भैया तर्क संग्रह आपको याद होगा, व्याप्यत्वा सिद्ध होता है, उसमें उपाधि को हेतु व्याप्यत्व सिद्धा। उपाधि किसे कहते हैं? उपाधि में साध्य व्यापकत्व से साधना व्यापकत्व। साध्य क्या है, फिर व्यापक क्या चीज होती है, फिर साधन क्या है? अब ये आपको बड़ा समस्या है भाई, समझना मुश्किल। और दूसरी चीज है कि बहुत विस्तार से लिखा नहीं है, सब एक में क्या कर दिया है, पहुंच कर दिया, मिला दिया, सब पता ही नहीं चलता है, एक में सब एकदम उलझा दिया सब, इसलिए समझ में आना मुश्किल। चलिए तो भैया थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर धैर्य रखना है। चलिए ऐसे व्याकरण में भी है, लेकिन व्याकरण में हमको लगता है शुरुआत में इतना कठिन नहीं रहता है, कारक कारक बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन और जो प्रक्रिया है उधर तो वहां तो कई सारे सूत्र एक ही बार में लगा देते हैं, लेकिन वो कई सूत्र ज्यादा कठिन नहीं है। जब आप 4-6 बार देखेंगे तो वही 15-20-30 सूत्र हैं जो हर बार आकर के जो भी है हर बार वही आ जाते हैं। ऐसे इसमें भी है, कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो हर बार आपको मिलेंगी, हर जगह मिलेंगी, तो आप क्या करिए, वही 20-30-40 चीजें हैं, याद कर लीजिए। चलिए तो घड़ा, पहले तो घड़े पर बात चल रही थी, और घड़े का रूप। तो घड़े के रूप के प्रति कौन कारण होता है? घड़ा कारण होता है। कौन सा कारण होता है? समवायी कारण होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि तो कारण ही नहीं होता, जब कारण ही नहीं होगा तो समवायी कारण असमवायी कारण ये कैसे कह सकेंगे? पहले आदमी होगा तभी ना उसके विशेष भेद अवान्तर भेद कर सकते हैं। बोले भाई घड़ा कारण क्यों नहीं होता? बोले कारण वो होता है जो कि कार्य से पहले रहे। अब जैसे ये बायां सींग उत्पन्न हुआ, बाद में दायां सींग उत्पन्न हुआ, ऐसा होता है क्या? अरे दोनों एक साथ में दोनों सींग उत्पन्न होते हैं, जब दोनों एक साथ में उत्पन्न होते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रति, कोई किसी के प्रति कारण कहा जा सकता है क्या? नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। समानकालिक जन्म होने के कारण। चलिए आगे, तो बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी ननु यदैव घटादयो जायन्ते, जब घटादि उत्पन्न होते हैं, तदैव तदगत रूपादयोपि, उसी टाइम पर उसके अंदर का रूप भी उत्पन्न हो जाता है, होता है। यदा एव घटादयो जायन्ते, जब घटादि उत्पन्न होते हैं, तदैव तभी तदगत रूपादयोपि, उसके अंदर के रूपादि भी उत्पन्न होते हैं। अतः
समानकालीनत्वात्, भैया दोनों क्या हो गए? समानकालीन। अब यही प्रश्न आ जाएगा आपसे क्या कि यदैव क्या है वो, घटादयो जायन्ते तदैव तद्गत रूपादयो यतः समानकालीनत्वात् गुण गुणिनोः सभ्येतर विषाणवत्। पंक्ति पूछ ली जाएगी, ये आपसे किस संदर्भ में अथवा किस ग्रंथ से पूछा गया है, किस संदर्भ में, किस प्रसंग में, क्या सब ये सब पूछ लिया, तो कुछ भी तो आपको पता होना चाहिए, समझे कि नहीं? क्या जी पहले चल रहा था, मतलब ग्रंथ के लेखक कौन, क्या है, कहाँ से पंक्ति किस खंड से ली गई, फिर इसमें क्या कथा चल रही थी, वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, दोनों समानकालीन है कि नहीं? घड़ा और घड़े का रूप दोनों क्या है? समानकालीन। तो गुण और गुणी दोनों क्या है? बोलो भाई, गुण कौन हुआ? घड़े का रूप, और गुणी हुआ घड़ा, दोनों समानकालीन है कि नहीं? समानकालीन है। तो सभ्येतर विषाणवत, सभ्य विषाण मतलब बाया, और इतर माने दाया, विषाण माने सींग, उसकी तरह कार्य कारण भाव एवं नास्ति, इनमें कार्य कारण भाव बनेगा? नहीं बन पा रहा है। क्यों? पौर्वापर्याभावात, क्योंकि दोनों में कोई क्रम ही नहीं है, पौर्वापर्य ही नहीं है। पहले हो जो वो कारण, बाद में हो सो कार्य, इधर तो दोनों साथ ही साथ में हो रहे हैं, समझे कि नहीं? जी गुरु जी। अतः न समवायी कारणम घटादयः स्वगत रूपादीनाम, इसलिए समवायी कारण जो घटादी है ना, वो स्वगत रूप का, अपने अंदर के रूप का, न समवायी कारणम, समवायी कारण नहीं हो सकता है। क्यों? कारण ही नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं? और समवायी कारण क्या होता है? एक कारण विशेष होता है, एक विशेष कारण होता है, और ये तो सामान्य कारण ही नहीं हो सकता, तो एक विशेष कारण समवायी कारण कैसे हो सकता है? जी जी बिल्कुल। तो कहते हैं ऐसा है, अत्र उच्यते, इधर ये बात सुनिए कि ऐसा है कि गुण और गुणी का न समानकालीनम जन्म, एक ही काल में जन्म नहीं। पहले कौन उत्पन्न होगा? द्रव्य। क्या उत्पन्न होगा? द्रव्य। अब उत्पत्ति कालीन जो द्रव्य होगा, उसके अंदर कोई गुण और कोई क्रिया नहीं होगी। क्या है? उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम एव तिष्ठति। उत्पत्ति कालीन जो द्रव्य होता है वह पहले क्षण में निर्गुण ही उत्पन्न होता है। निर्गुण ही प्रथमम उत्पद्यते, पहले उसके अंदर कोई गुण नहीं होता है। अब बताओ, पहले कौन उत्पन्न हुआ? पहले घड़ा उत्पन्न हुआ। बाद में कौन हुआ? उसके अंदर रूप उत्पन्न हुआ। और रूप के पहले घड़ा रहा कि नहीं? जी रहा। तो कार्य के पहले कारण रह गया घड़ा, इसलिए कारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी जी हो जाएगा जी। तो पश्चात उसके बाद तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते, उसके बाद जो है समवाय संबंध से गुण उत्पन्न होते। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी गुरु जी। बोले ऐसा क्यों है भाई? पहले आप घड़े को उत्पन्न कर दे रहे हैं निर्गुण ही, उसके बाद उसमें समवेत माने समवाय संबंध से रूप रस इत्यादि गुणों को उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? आप एक ही काल में दोनों को क्यों नहीं उत्पन्न करते हैं? क्या प्रश्न उठाया? आप पहले किसको उत्पन्न किए? घड़े को। किसको किए? रूप को। बोले घड़े को, रूप को आप एक ही काल में क्यों नहीं उत्पन्न करते हो? तो कह रहे हैं देखो, अगर घड़े और रूप को एक ही काल में उत्पन्न करोगे तो जो घड़े का कारण है और जो रूप का कारण है वो दोनों क्या होगा? एक ही होगा। एक ही होगा कि नहीं? जी जी भाई, जो उत्पन्न करने वाला कुम्हार उमार रहेगा ना, वो एक ही काल में क्या करेगा? घड़े को भी उत्पन्न करेगा और रूप को उत्पन्न करेगा, रूप को भी करेगा। तो जब कारण एक होगा, समान काल में अगर घड़े और रूप की उत्पत्ति मानोगे, तो जो गुण है कौन? घड़े का रूप, और गुणी हुआ घड़ा, और दोनों का जो कारण सामग्री है वो कारण सामग्री समान सामग्री हो जाएगी कि नहीं? जी समान सामग्री हो जाएगी,
तो भेदो न स्यात्, माने गुण और गुणी में कोई भी भेद नहीं रह पाएगा। यानी घड़ा बराबर रूप हो जाएगा, जो घड़ा है वही रूप है, क्योंकि एक घड़ा ही नियम रूप। है। नियम जी। क्या है कि जब कारण एक हो तो कार्य भी एक ही होता है। समझ गए कि नहीं? तो जो घड़ा होगा वही रूप हो जाएगा, नियम है। अगर कार्य में जी। भेद करना है तो कारण में भेद आपको करना ही पड़ेगा। पता है। ये संसार जो है ना, ये कई तरीके का संसार है कि नहीं? अरे इसमें कहीं उत्पत्ति हो रही है, कहीं विनाश। स्थिति हो रही है, कहीं पर प्रलय हो रहा है कि नहीं, नाश हो रहा है कि नहीं? जी जी। पता है नियम है, क्या नियम है कि कार्य के लिए कारण में क्या होना चाहिए? भेद होना चाहिए। कार्य, अगर कार्य में भेद होए तो फिर कारण में भी भेद होता है। तो अगर ये तीन कई प्रकार का कार्य संसार में हो रहा है, इसलिए उसके कारण में भी भेद होना चाहिए। जी। अगर कारण एक ही ब्रह्म को मानेंगे, अगर कारण एक ही ब्रह्म को मानेंगे तो ये तीन प्रकार का कार्य नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी बिल्कुल। इसीलिए एक ही ब्रह्म को तीन रूप में, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, महेश। तीन रूप में बदलना, अपने आप को परिवर्तित होना पड़ता है। समझे कि नहीं? क्यों जी एक ही ब्रह्म तीन रूप में क्यों बदलता है? क्योंकि भेद के लिए। संसार में अलग अलग कार्य देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? उत्पत्ति, स्थिति, जी। प्रलय। प्रलय। और इतना ही नहीं, आप देखते हैं वो वर्षा होती है, उसके लिए ब्रह्म ने अपने आप को किस रूप में बदल दिया? अरे वर्षा का देवता कौन है भाई? पर्जन्य। इंद्र। पर्जन्य या इंद्र? पर्जन्य। अब वर्षा का जो भी है, मुझे लग रहा है वृष्टि करना किसका काम है? इंद्र का है। अगर तो इंद्र के रूप में बदल दिया भाई। जी जी। तो कहने का तात्पर्य समझे कि नहीं? अगर जी कार्य में भेद करना है, अगर सब पता है एक ब्रह्म ही अगर कारण माना जाएगा ना, तो आपको संसार में ये जो विविधता दिखाई दे रही है, ये दिखाई नहीं नहीं देती। देगी। क्योंकि अगर एक ही कारण है तो उससे एक ही प्रकार का कार्य हो सकता है। समझे कि नहीं? जी जी। तो इसी विविधता को बनाने के लिए, विविधता बन जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि वह एक ही ब्रह्म नाना रूपों में, बहुत सारे रूपों में हो गया। समझे कि नहीं? जी जी, ये बहुत अच्छा उदाहरण था। यहाँ पर भी अगर एक ही कारण मानेंगे, एक ही काल में अगर घड़े और रूप की उत्पत्ति मानेंगे, तो एक ही कारण होगा दोनों का। तो फिर क्या होगा? जो कार्य है घड़ा और रूप दोनों एक ही हो जाएगा। लेकिन क्या घड़ा और घड़े का रूप दोनों एक ही बात है क्या? ऐसा तो ये नहीं दो है। बातें। घड़ा तो द्रव्य है और रूप तो एक गुण है। दोनों में अभेद कैसे हो सकता है? घड़ा गुणी जी है, रूप गुण है, लेकिन दोनों में भेद नहीं रह जाएगा। क्यों? समान सामग्री तत्वात्, क्योंकि दोनों की सामग्री, दोनों का कारण दोनों एक ही हो जाएगा, इसलिए भेदो न स्यात्, भेद नहीं हो पाएगा। कब? अगर समान काल उत्पत्तौ तु, समान काल में अगर गुण गुणी की उत्पत्ति मानेंगे तो। इसलिए न गुण गुणिनो हो समान कालीनम जन्म, गुण और गुणी का समान काल में जन्म हम नहीं मानते हैं। किंतु पहले क्षण में द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम, बिना गुण के बिना क्रिया के ही द्रव्य उत्पन्न होता है। उसके बाद में उसमें समवाय संबंध से गुण उत्पन्न होते हैं। यदि समान काल उत्पत्तौ, समान काल में उत्पत्ति मानेंगे तो गुण गुणी में समान सामग्री, मतलब समान ही दोनों का, गुण और गुणी का, घड़ा और घड़े के रूप का कारण एक ही हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो फिर गुण और गुणी दोनों में कोई भेद नहीं रह जाएगा, घड़ा और रूप दोनों एक ही होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि कारण भेद नियतत्वात् कार्य भेदस्य, कारण क्या लिखा है भाई?
कारण भेद नियतत्वात् कार्य भेद से, कारण में अगर भेद होगा तभी कार्य में भेद होगा। इसलिए क्या मानना पड़ेगा, तस्मात् प्रथमे क्षणे निर्गुण एव घटः उत्पद्यते, पहले क्षण में निर्गुण ही घड़ा उत्पन्न होता है बिना कोई गुण के। इसलिए अगर कोई क्या करे, पहले क्षण में जो घड़ा है अगर कोई उसमें किसी गुण की सिद्धि करे तो वहां कौन सा हेत्वाभास होता है, व्याप्यत्व सिद्ध। उत्पत्ति, क्या उत्पत्ति, उत्पत्ति कालीन जो घट है वो घट अगर कोई क्या कहे, गंधवान कहे, तो बताओ ये बात ठीक है क्या, बोलो। उत्पत्ति कालीन घट क्या गंधवान हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले क्षण में निर्गुण ही द्रव्य उत्पन्न होता है। तो उत्पत्ति कालीन अगर कोई घट में गंध की सिद्धि करे तो बताओ यहाँ पर समझ रहे हो कि नहीं, पक्ष क्या है, पक्ष किसे कहते हैं, जिसमें कोई सिद्ध करे। तो उत्पत्ति कालीन घड़े में सिद्ध कर रहे हैं, इसको सिद्ध कर रहे हैं, गंध को सिद्ध कर रहे हैं। तो गंध क्या है यहाँ पर, साध्य है। उत्पत्ति कालीन घटा क्या है, पक्ष है, साध पक्ष। और पृथ्वीत्वात्, क्योंकि भैया उत्पत्ति कालीन घटा पृथ्वी है कि नहीं है, जी जी जी। और जो जो पृथ्वी सो गंधवती होती है, इसलिए उत्पत्ति कालीन घट भी गंधवान है। अगर कोई ऐसा कहे तो यहाँ जो पृथ्वी तो हेतु चमक रहा है ना, वो लग रहा है कि ये हेतु है, लेकिन वस्तुतः ये क्या है, असाधारण हेत्वाभास। नहीं भाई, असाधारण नहीं, यही तो समझना है। यहाँ पर साध्य क्या है, यहाँ पर गंध, गंध साध्य है, क्योंकि उत्पत्ति कालीन घट में हम क्या कर रहे हैं, गंध की सिद्धि कर रहे हैं। अब बताओ ये साध्य जो है वो पक्ष में रह रहा है क्या, जी बोलो। पक्ष में साध्य गंध जो है वो पक्ष में, उत्पत्ति कालीन घड़ा रूपी पक्ष में साध्य गंध रह रहा है क्या, नहीं रहे गुरुजी। वो आपको याद रखना है, जब साध्य ना रहे पक्ष में, पक्षे विरुद्ध, साध्याभाव बराबर क्या आपसे पूछा जा रहा है, पक्ष में जब साध्य ना रहे तो क्या होता है, विरुद्ध हेत्वाभास। अरे विरुद्ध नहीं होता है भाई, दूसरा 4-5 ऑप्शन बोल दो तो हम बता ही देंगे किसी न किसी में। साध्य शून्य यत्र पक्षः, वहां कौन सा हेत्वाभास होता है, पक्ष में साध्याभाव हो चाहे साध्य शून्य पक्ष कहो, एक ही बात तो है। जब पक्ष साध्य से शून्य हो तो वहां पर बाध नाम का हेत्वाभास होता है, समझ गए कि नहीं। उसी का दूसरा नाम क्या है, कालात्ययापदिष्ट। क्या है, कालात्ययापदिष्ट, समझ गए कि नहीं जी। तो अगर कोई कहे उत्पत्ति कालीन घटा गंधवान पृथ्वीत्वात्, तो ये बात यहाँ पर बाध है, बाधित हेतु हो जाएगा, क्योंकि गंध उसके अंदर रहती है क्या, नहीं रहती। इसलिए यहाँ पर बाध हेत्वाभास होगा, समझ गए कि नहीं। जी जी। ये याद रखना है क्या, पक्षे साध्याभाव वहां आया है भाई, उत्पत्ति कालीन घटे गंधादिर यत्र साध्यते, यही पंक्ति आई है। साध्य शून्यो यत्र पक्षस्तुसौ बाध उदाहृतः, उत्पत्ति कालीन घटे गंधादिर यत्र साध्यते।
उत्पत्ति कालीन घड़े में अगर गंध की सिद्धि करे कोई तो वहां पर बाध होता है, समझे कि नहीं? जी जी बिल्कुल। चलिए, और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पक्षे नहीं, पक्षे ही रख लो, पक्षे साध्याभावः क्या था? बाधा। और पक्षे अगर कोई कहे हेतु भावः, पक्ष में अगर साध्य न रहे तो बाध, और पक्ष में अगर हेतु न रहे तो होता है स्वरूपा सिद्ध। क्या होता है? स्वरूपा सिद्ध। समझ गए कि नहीं? और अगर आपसे कहे कोई कि पक्ष ही ना हो, जैसे कोई कहे गगनार बिंदम तुरभी, आकाश का फूल सुगंधित होता है, तो भैया आकाश का फूल ही नहीं होता है, आकाशीय फूल होता ही नहीं, तो वहां तो क्या है? पक्ष ही नहीं है। तो वहां पर कौन सा होगा? आश्रया सिद्धेत्वाभास होता है। और अगर हमारा हेतु पक्ष में रहे और विपक्ष और सपक्ष में ना रहे तो असाधारण। और हमारा हेतु पक्ष सपक्ष में तो ठीक है, विपक्ष में भी रह जाए तो साधारण। और हेतु अगर जहां पर पक्ष ऐसा हो जो सब जगह रहे, ऐसा पक्ष हो, जैसे पक्ष कहते हैं सर्वम तुच्छम प्रमेयत्वात्, तो सर्वम तुच्छम, तो सर्व क्या है? सर्व मतलब तो सब कुछ है, सब कुछ हो गया जी। अगर पक्ष अगर सब जगह रहे तो वो उसको हम कहेंगे अनैकांतिक। समझे कि नहीं? जी जी। अब जहां हेतु दे दिया जाए साध्य से विपरीत, हेतु क्या दे दिया जाए? साध्य से विपरीत, तो वहां पर होगा विरुद्ध जी। और अगर साध्य से विपरीत सिद्ध करने वाले दो हेतु आ जाएं तो वहां पर होगा सत प्रतिपक्ष। समझे कि नहीं? जी गुरु जी। यही बातें आपको याद रखनी है। चलिए, उत्पत्ति कालीन घटे गंधादि यत्र साध्यते। तो यहां पर हमने क्या बताया था कि प्रथमे क्षणे निर्गुण एव घटः उत्पद्यते। समझे कि नहीं? जी गुरु जी। पहले क्षण में घड़ा निर्गुण ही घट उत्पन्न होता है। तो जब निर्गुण ही उत्पन्न होगा फिर दूसरे क्षण में गुण उत्पन्न होगा घड़े में, तो गुणेभ्यः पूर्व भावी भवति। तो घड़ा क्या हो जाएगा? गुण से पूर्व भावी हो जाएगा कि नहीं? जी। गुण बाद में हो रहा है, घड़ा पहले हो रहा है, तो गुणों से पूर्व भावी, गुण से पहले होने वाला हो जाएगा घड़ा। इसीलिए जब पहले होगा तो बताओ कारण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जी गुरु जी। तो अपने अंदर के गुणों का वो समवायी कारण बन जाएगा। इति भवति गुणानाम समवायी कारणम। इसीलिए वह गुणों का समवायी कारण हो जाता है। और तदा कारण भेदोपि अस्ति। अब ध्यान देना, कारण में भी भेद है। जैसे पहले क्या था? घड़ा बना, तो घड़ा का कारण कुछ अलग था, कुंभकार इत्यादि। उसके बाद घड़े में गुण आ गए, तो गुणों का कारण कौन हुआ? घड़ा। घड़े का कारण कुंभकार, गुण का कारण घड़ा, घड़े का कारण कुंभकार। कारण में भेद हो गया कि नहीं? जी गुरु जी। यही बता रहे हैं क्या कि तदा कारण भेदोपि अस्ति। उस समय पर कारण में भी भेद है। समझे कि नहीं? जी। क्यों कारण में भेद? देखो क्यों, कैसे है? क्योंकि घड़ा, ये बताओ, ये घड़ा क्या घड़े के प्रति कारण बन सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए इसका तो कारण कोई दूसरा ही होगा ना। जी जी। गुण का कारण तो घड़ा है और घड़े, अच्छा मान लो अगर ऐसा हो जाता कि घड़ा ही घड़े के प्रति कारण हो जाता, तो बताओ घड़े का कारण भी घड़ा होता और गुण का कारण भी घड़ा ही होता। तब तो कारण में भेद नहीं हो पाता।
जी जी। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं जी, ये संभव नहीं है। क्या क्या घड़ा घड़े के प्रति बन पाएगा? कारण नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन इसका कारण कोई दूसरा है और गुण का कारण घड़ा है, तो दोनों में भेद हो गया कि नहीं हो गया? जी गुरुजी। कारण भेद तब नहीं हो सकता, तब जब घड़ा ही घड़े के प्रति कारण बन जाए, लेकिन ऐसा हो सकता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई कि नहीं? घटो ही जी। घटम प्रति न कारणम, घड़ा घड़े के प्रति कारण नहीं है। क्यों? एकस्यैव पौर्वापर्याभावात्, एक घड़ा ही क्या पौर्वापर्य बन पाएगा घड़े का घड़े के प्रति? नहीं बन सकता। बात समझ में आई कि नहीं? तो घड़ा घड़े के प्रति कारण तब बनता अगर घड़ा घड़े के पहले होता, लेकिन घड़ा घड़े के पहले हो नहीं सकता। जी। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरुजी, स्पष्ट है गुरुजी। तो घटो ही घटम प्रति न कारणम क्यों? एकस्यैव पूर्वापर्याभावात्, एक ही अपने आप में पूर्व और पर में नहीं हो सकता, और कारण तभी होता है जब कोई उससे पूर्व में हो। नहीं स एव तमेव प्रति पूर्व भावी पश्चात भावी च, माने सह माने घटः एव घटम प्रति पूर्व भावी, घड़ा घड़े के प्रति पहले होने वाला अथवा बाद में होने वाला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं घटः घटमेव प्रति पूर्व भावी घटम प्रतिभा पश्चात भावी भवितुम अर्हति। लेकिन स्वगुणों के प्रति घड़ा अपने गुणों के प्रति पूर्व भावी हो सकता है कि नहीं? जी, हो सकता है। घटम प्रति पूर्व भावित्वाद, गुणम प्रति, अपने गुणों के प्रति तो घड़ा पूर्व भावी हो सकता है, इसलिए वो गुणों का समवायी कारणम भवति, गुणों का समवायी कारण होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरुजी। इसलिए वो गुणों का समवायी कारण बन सकता है। अब बता रहे हैं कि ननु एवं सती, भाई ऐसा मान लेंगे तो कैसा मान लेंगे? क्या मान लेंगे? ये बात नहीं है, क्या मान लेंगे? एवं सती, एवं सती माने प्रथमे क्षणे निर्गुणः एव घटः उत्पद्यते पश्चात क्षणे च तत्र गुणा उत्पद्यन्ते। समझे कि नहीं? जी। इति अभ्युपगते सती, ऐसा स्वीकार करने पर, क्या स्वीकार करने पर? पहले क्षण में निर्गुण ही घड़ा उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में उसमें गुण उत्पन्न होते हैं। यदि ये बात अगर हम मानेंगे, अब एक बात बताओ, आप घड़े को देखते हो कब? जब घड़े के अंदर उद्भूत रूप रहता है। क्या रहता है? उद्भूत रूप। उद्भूत रूप समझ रहे हैं कि नहीं? उद्भूत रूप वो होता है जो त्रिणुक इत्यादि में रहेगा। परमाणु में और द्वणुक में रहने वाला कोई भी गुण उद्भूत नहीं होता। और हम आपको बताए थे, जब कारिकावली बताए थे, तो उद्भूत रूपम नयनस्य गोचरो द्रव्याणि तदवंति पृथक संख्ये, उद्भूत रूप नयन का गोचर होता है, और उद्भूत रूप से युक्त जो द्रव्य होगा वो नयन का गोचर होगा। क्या समझे? उद्भूत रूप जो है वो आंख से दिखता है, और उद्भूत रूप वाला जो द्रव्य होता है वो भी आंख से दिखता है। अगर किसी के अंदर रूप ही ना हो, जैसे वायु रूपा भावः, इसीलिए वायु नहीं दिखती। नहीं दिखती भाई आंख से। समझे कि नहीं? जी। वायु में तो रूप ही नहीं है, इसलिए वायु नहीं दिखती। भाई जिसके अंदर रूप होगा, उद्भूत रूप होगा, वही तो दिखाई देगा ना। जी। अब बताओ, पहले क्षण में घड़े के अंदर तो रूप ही नहीं रहता, तो पहले क्षण में घड़े का चाक्षुष होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, त्वाच होगा क्या? अरे जब उसमें स्पर्श ही नहीं है, उद्भूत स्पर्श रहेगा तभी ना त्वाच प्रत्यक्ष होगा। जी। समझे कि नहीं? जी जी। किसी का त्वाच प्रत्यक्ष हो, इसके लिए क्या चाहिए उसके अंदर? गुण। गुण नहीं, उद्भूत स्पर्श चाहिए। त्वाच प्रत्यक्ष मतलब समझते हो? छू करके उसका महसूस करने के लिए क्या चाहिए? उद्भूत स्पर्श होना चाहिए। क्योंकि वहां आया था रूपान्य चक्षुषो योग्यम रूपम अत्रापि कारणम। देखो क्या है? उद्भूत स्पर्शवद द्रव्यम गोचरः सोपि चक्षुषः, माने
उद्भूत स्पर्श वाला जो द्रव्य होता है और जो उद्भूत स्पर्श होता है वो दोनों त्वचा के द्वारा जाने जाते हैं। तो उद्भूत स्पर्श वाला द्रव्य होना चाहिए। अब हमारा घड़ा ऐसा है पहले क्षण में जिसके अंदर स्पर्श ही नहीं है, उद्भूत स्पर्श की तो बहुत दूर की बात है, समझे कि नहीं? कोई गुण ही नहीं है उसके अंदर। कोई गुण है क्या घड़े के अंदर? बताओ पहले क्षण में। नहीं है जी, कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। पहले क्षण में घड़े के अंदर कोई गुण है क्या? नहीं है। उद्भूत स्पर्श, भाई स्पर्श ही नहीं है, उद्भूत स्पर्श दूर की बात है। जब सामान्य चीज नहीं है तो विशेष कहां से रहेगी? कोई वही पहले बताए थे आदमी ही नहीं है तो उसको राजा और ब्राह्मण और ये सब क्षत्रिय कैसे कहेंगे? समझे कि नहीं? उसका विशेष अभांतर भेद कैसे करोगे आप? समझे कि नहीं समझे इतनी बात? जी गुरु जी। तो प्रथम क्षणावच्छिन्न जो घट है वो अचाक्षुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचाक्षुष। एवं सत्य माने ऐसा मानोगे कि पहले क्षण में निर्गुण ही रहता है तो प्रथमे क्षणे घटो अचाक्षुषः स्यात्। पहले क्षण में घट क्या हो जाएगा? अचाक्षुष होगा। क्यों? अरूपी द्रव्यत्वात् वायुवत्। जैसे भैया वायु क्या होती है? अरूप वाली, बिना रूप वाली। अरूपी द्रव्य है कि नहीं? अरूपी माने रूप रहित द्रव्य है कि नहीं? जी गुरु जी। वायु क्या है? अरूपी द्रव्य, रूप रहित द्रव्य है। इसीलिए वायु का क्या होता है? अचाक्षुष। अचाक्षुष होता है, माने चाक्षुष नहीं होता। और तदेव ही द्रव्यम चाक्षुषम, तदेव ही वही द्रव्यम द्रव्य चाक्षुष होता है। यन महत्व सति उद्भूत रूपवत, जो महत परिमाण वाला हो, उद्भूत रूप वाला हो। समझे कि नहीं? जी गुरु जी। और भैया पहले क्षण वाला हमारा घड़ा, उसके अंदर महत परिमाण रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों? पहले क्षण में जो घड़ा बनेगा वो बड़ा बड़ा नहीं बनेगा क्या? छोटा सा बनेगा क्या? महत परिमाण नहीं रहेगा क्या उसमें? अरे नहीं रहेगा, क्योंकि परिमाण एक गुण है और पहले क्षण में तो कोई गुण उसमें रहता ही नहीं। नहीं रहती। तो जब गुण ही नहीं रहेगा तो वो भर्रस तो दीर्घाणु महत, ये कैसे होगा? बताओ, महत परिमाण होगा क्या उसमें? जी जी, नहीं रहेगा। न पहले क्षण में रूप होगा, कोई उद्भूत रूप भी नहीं होगा, न महत परिमाण होगा। समझे कि नहीं? और वही द्रव्य चाक्षुष होता है जो उद्भूत रूप वाला हो, महत परिमाण वाला हो। समझे कि नहीं? जी। तदेव ही द्रव्यम चाक्षुषम येन महत्वे सति उद्भूत रूपवत, जो महत परिमाण वाला हो, सती माने होने पर महत हो और उद्भूत रूप वाला हो। पहली बात। अब दूसरी एक और दोष दिया, अद्रव्यम च स्यात्। कहते हैं ये तो द्रव्य ही नहीं रह जाएगा। पहले क्षण वाला जो घड़ा है उसको द्रव्य ही नहीं, कहीं नहीं रह पाएगा। नहीं कह सकते भैया। द्रव्य कैसे कहेंगे? क्यों? द्रव्य क्या होता है? गुणाश्रयो द्रव्यम। क्या होता है? गुणों के आश्रित। गुणों के जो आश्रित रहे वो द्रव्य होता है। अरे भैया, गुणों का जो आश्रय हो, गुण जिसके आश्रित हो, उल्टा पलटा मत बोलो। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण जिसके आश्रित रहे। गुण जिसके आश्रित हो। गुण जिसके आश्रित हो और जो गुणों का आश्रय हो भाई, जो गुणों का आश्रय हो, वही तो होगा ना द्रव्य। अब पहले क्षण में तो हमारा घड़ा, मतलब कोई भी द्रव्य ले लो, पहले क्षण में तो क्या हो रहा है? वो निर्गुण ही उत्पन्न हो रहा है। तो निर्गुण है तो गुणाश्रय है क्या? गुणों का आश्रय है क्या पहले क्षण में? नहीं है जी। तो वो द्रव्य रहेगा क्या? नहीं रह पाएगा। तो अद्रव्यम च स्यात् माने द्रव्य ही नहीं होगा। द्रव्य नहीं हो। अद्रव्य, अद्रव्य यानी द्रव्य ही नहीं रहेगा। द्रव्यम अद्रव्यम च स्यात् माने अद्रव्य हो जाएगा, द्रव्य नहीं रहेगा। क्यों? गुणाश्रयत्वाभावात्, क्योंकि गुणों का आश्रय न होने के कारण। ये गुणों का आश्रय नहीं है, क्योंकि गुणाश्रयो ही द्रव्यम, गुण का आश्रय होता है वही द्रव्य होता है। यही द्रव्य का लक्षण है। और पहले क्षण में तो गुण का आश्रय है ही नहीं, तो अद्रव्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं?
जी जी स्पष्ट है जी। कहते हैं सत्यम, सही बात है, एकदम सही कह रहे हो। क्या कि पहले क्षण में घड़े का जो कह रहे हो ना कि चाक्षुष होगा, घड़ा चाक्षुष माने आंखों से दिखेगा, घड़ा नहीं दिखेगा, यही कह रहे थे ना। जी जी अरे नहीं दिखेगा तो क्या दिक्कत है, ना दिखे। अरे एक क्षण नहीं दिखेगा तो क्या हो जाएगा, कोई बहुत भारी आपत्ति आ जाएगी? अरे दूसरे क्षण से दिखने लगेगा, क्या समस्या है? बोलो भाई, घड़ा बने और एक क्षण ना दिखे तो क्या दिक्कत है, बहुत भारी समस्या है क्या? नहीं जी कोई समस्या नहीं है। अरे दूसरे क्षण से दिखने लगेगा, अब बताओ क्या दिक्कत? समझ गए कि नहीं? जी वही लिख रहा है। फिर प्रथम क्षणे घड़ो घटो घटो एते चक्षुषा न गृह्यते। प्रथम क्षण में अगर घट चक्षुषा माने आंखों से न गृह्यते, न ग्रहण हो, तदा कानो हानि, क्या हमारी हानि है? बोलो। कोई नहीं। एक बात बताओ, पहले अगर सगुण उत्पत्ति पक्ष में माने एक पक्ष है जिसमें क्या मानते हैं कि घड़ा ही पहले क्षण में ही क्या होता है, घड़ा उत्पन्न होता है, सगुण उत्पन्न होता है। सग क्या होता है? होता है, माने सगुण पहले क्षण में उसके अंदर गुण नहीं रहता। ये मत पीछे दिखा चुके हैं, लेकिन अगर जो लोग मानते हैं, कहते हैं कि नहीं भैया पहले ही क्षण में हमारे घड़े में गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको भी एक क्षण में कौन सा घड़ा दिख जाता है बहुत ज्यादा? जी नहीं समझे? बता रहे हैं कि सगुण उत्पत्ति पक्षेपी, जो लोग सगुण उत्पत्ति मानते हैं घड़े की, निर्गुण नहीं सगुण उत्पत्ति मानते हैं, गुण के सहित अगर उत्पत्ति मानते हैं, उस पक्ष में भी निमेषावसर, एक निमेष में कितना घड़ा देख लोगे बताओ? घट ग्रहण नहीं होगा निमेष अवसर पर। नहीं, नहीं घटो गृहित थे। अरे एक निमेष में कौन सा बहुत ज्यादा घड़ा गृहित हो जाएगा भाई? जी तो उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो? कोई समस्या नहीं उसमें, इसलिए पहले क्षण में नहीं दिखता, सीधी बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तेन व्यवस्थितम एतत्, ये व्यवस्थित हो गया कि निर्गुण एवं प्रथमम घट्टा उत्पद्यते, पहले घड़ा निर्गुण ही उत्पन्न होता है, और द्वितीय आदि क्षणेषु, दूसरे क्षण में, तृतीय क्षण में, चतुर्थ क्षण में और आगे वाले क्षणों में चक्षुषा गृह्यते, आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। समझे कि नहीं? जी गुरु जी। तो एक और समस्या बताई थी कि कहे थे प्रथमे क्षणे गुणाश्रयत्वा भावा, पहले क्षण में गुण का आश्रय होगा क्या? नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि अद्रव्यत्वापत्ति क्या आएगी? द्रव्य नहीं कहलाएगा। अद्रव्यत्वापत्ति माने कि द्रव्य नहीं कहा जाएगा, अद्रव्यत्व की आपत्ति आएगी। ये उन्होंने नौचा से एक प्रश्न उठाया, तो कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, नहीं। क्योंकि हम तो दूसरा लक्षण करेंगे, हम करेंगे समवायी कारणम द्रव्यम। क्या लक्षण करेंगे? समवायी कारणम द्रव्यम। अब आप बताओ कि जो पहले क्षण वाला घड़ा है, गुण किसके अंदर उत्पन्न होंगे? उस पहले घड़े क्षण के वाले अंदर। घड़े में। चलो नहीं भाई, पहले क्षण में जो घड़ा बना है, ठीक है, निर्गुण क्या जी, उसी घड़े में आगे गुण उत्पन्न होंगे या किसी दूसरे घड़े में उत्पन्न होंगे? उसी घड़े में। यानी कि आगे जो गुण उत्पन्न होंगे उनके पूर्ववर्ती वो पहले क्षण वाला घड़ा है कि नहीं है? जी बिल्कुल है जी। तो वो घड़ा उन गुणों का समवायी कारण हो गया कि नहीं? जी बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरु जी। अरे दूसरे क्षण में जो गुण उत्पन्न होंगे, रूप इत्यादि, वो उसी घड़े में उत्पन्न होंगे किसी दूसरे में होंगे? उसी घड़े में उत्पन्न होंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि पहले क्षण में होंगे, लेकिन दूसरे क्षण में होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन होंगे तो उसी घड़े में ना। जी जी। ये घड़ा बदल जाएगा? घड़ा नहीं बदलेगा, घड़ा वही रहेगा। यानी कि गुणों के पूर्ववर्ती हो गया कि नहीं हो गया घड़ा? घड़ा हाँ जी हो गया जी। हो गया। पहले क्षण वाला घड़ा पूर्ववर्ती हुआ कि नहीं हुआ? अरे दूसरे क्षण में गुण उत्पन्न हुआ, उसके पहले वाला घड़ा उसका पूर्ववर्ती हुआ कि नहीं? जी जी हुआ जी। और जो पूर्ववर्ती हुआ तो समवायी कारण हुआ कि नहीं? तो भाई जी हाँ जी। कारण हो गया कि नहीं? कारण भी बन गया और उसी में समवाय संबंध से गुण उत्पन्न होंगे, तो वो समवायी कारण भी बन गया।
और समवायी कारण बन गया तो वो पहले क्षण वाला घड़ा द्रव्य हो गया, क्योंकि हमने तो क्या कहा है, समवायी कारणम द्रव्यम। समझे कि नहीं? क्या कहा है? समवायी कारणम द्रव्यम। तो समवायी कारण, तो ये पहले क्षण वाला घड़ा भी समवायी कारण है गुणों का, गुणों का है जी, बिल्कुल। क्योंकि इसी घड़े में उत्पन्न होंगे आगे जाकर के गुण द्वितीय क्षण में, जी जी। इसलिए ये उन गुणों का समवायी कारण है। इसलिए द्रव्य का लक्षण तो इसमें भले ही गुणाश्रय वाला द्रव्य, गुणाश्रय द्रव्यम का न घटे, लेकिन समवायी कारणम द्रव्यम ये वाला द्रव्य लक्षण घट जाएगा, इसका योग हो जाएगा इसमें। दूसरी चीज है कि ये गुणों का आश्रय चलो अभी नहीं है, लेकिन योग्यता है इसके अंदर कि नहीं? जी। अभी अभी इस क्षण में चलो नहीं है मान लो, लेकिन क्या अगले क्षण में भी ये गुणों का आश्रय नहीं होगा? क्या होगा, अगले क्षणों में हो जाएगा। पहले क्षण में तो नहीं है, कोई बात नहीं, अगले क्षण में तो ये गुणों का आश्रय होगा कि नहीं होगा? जी जी जी। तो गुणों के आश्रय होने की योग्यता है कि नहीं इसके अंदर? जी है इसके अंदर, बिल्कुल। तो योग्यता के द्वारा ये गुणों का आश्रय माना जाएगा। योग्यता किसे कहते हैं? योग्यता का मतलब क्या है भैया? तो इसके अंदर गुणों का अत्यंताभाव है क्या? गुणों का अत्यंत गुणों अभाव का नहीं है। अत्यंताभाव है क्या? नहीं जी। अरे अत्यंताभाव का मतलब होता है सदा के लिए अभाव। जी। भाई घड़े के अंदर पहले क्षण में है गुणों का अभाव, दूसरे क्षण में तो गुण आ जाएंगे ना, तो गुणों का अत्यंताभाव कहा जाएगा क्या? नहीं कहा जाएगा। यानी गुणों के अत्यंताभाव का क्या है इसमें? अभाव। अभाव। समझे कि नहीं? ये गुरुजी एक ये समझ में नहीं आ रहा जी, गुण अत्यंत अभाव अभाव करके जो भाई गुणों का अत्यंताभाव है क्या? नहीं है। तो गुणों के अत्यंताभाव का अभाव हो गया कि नहीं? गुणों के अत्यंत अभाव का, जी जी जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या समझे? द्वितीय क्षण में जो उसमें गुण उत्पन्न हो जाते हैं, इसके कारण से गुणों का अत्यंताभाव का अभाव उसमें रहेगा। समझ गए कि नहीं? जी 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 जी। क्या समझे? मतलब अत्यंताभाव हो गया जिसका सदा के लिए अभाव है, लेकिन अत्यंताभाव का अभाव अब उसमें है। बात समझ में आई कि नहीं राम अवतार जी? राम अवतार जी क्या कर रहे हैं? जी गुरु जी, सुन रहा हूँ गुरु जी आवाज। ये समझ में भी आ रहा है क्या, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? गुरु जी अभी हल्का हल्का गुरु जी समझ में आ रहा है। अच्छा नेहा जी? जी सर आ रहा है। क्या समझ आया? ये आया कि पहले क्षण में तो गुण का अभाव है, पर दूसरे क्षण में घड़े में गुण का अभाव नहीं है, इसलिए ये अत्यंता अभाव नहीं कहलाएगा, इसलिए ये अत्यंता भाव का भी अभाव है। इसी को योग्यता कहते हैं। जी। उसके अंदर गुणों की योग्यता है, अभी नहीं है, पहले क्षण में नहीं है, लेकिन गुणों के आश्रय की योग्यता तो है ही। जी योग्यता होने से गुणों का आश्रय है। भाई योग्यता माने गुणों के अत्यंताभाव उसमें नहीं है, का अत्यंताभाव का अभाव है, इसी बात को हम योग्यता से कहते हैं। जी जी। अब आता है असमवायी कारणम तो तदुच्यते। असमवायी कारण किसे कहते हैं? तो जो समवायी कारण में प्रत्यासन्न हो। आपको एक पंक्ति याद आनी चाहिए, तत्रासन्नम जनकम। क्या पंक्ति थी? त्रासन्नम जनकम। तत्र का मतलब क्या था? समवायी कारण में। तत्र माने क्या था? समवायी कारण है। और आसन्न, आसन्न का मतलब था समवाय संबंध से विद्यमान रहते हुए। और फिर आगे था जनकम, क्या था? जनकम। जनकम का अर्थ है अवधृत सामर्थ्यम। अवधृत सामर्थ्यम, उसी को क्या कहते हैं? असमवायी कारण कहते हैं। जी।
जैसे तंतु संयोग पटस्य असमवायी कारणम। यहाँ पर तत्र, तत्र का मतलब क्या है? ये समवायी कारण है। समवायी कारण में, तो बताओ पट का, जी, पट का समवायी कारण क्या हो गया? तंतु। तंतु हो गया, गुणी हो गया। उसमें जो आसन्न, आसन्न का मतलब क्या होता है? समवेत हो। आसन्न माने समवेत। समवेतम। तो बताओ तंतु में ही तंतुओं का संयोग रहेगा कि नहीं? जी रहेगा। जी तंतुओं का संयोग तंतुओं में रहेगा। जी इसलिए समवायी कारण में, समवायी किसके समवायी कारण? पट के समवायी कारण तंतुओं में, गुणियों में तंतु का संयोग जो है वो समवेत है, यानी प्रत्यासन्न है। और एक बात बताओ कि तंतु का संयोग पट के पहले रहता है कि नहीं? रहता है। नहीं। न रहे तो पट कहाँ से बनेगा भाई? जी जी और अगर ना रहे तो पट नहीं बनेगा, रहता है तो जी बनता है। इसका मतलब है कि तंतु संयोग पट बनाने में समर्थ है कि नहीं? जी जी या अन्यथा सिद्ध है? नहीं। इसलिए अवधृत सामर्थ्य हो गया कि नहीं? उसका सामर्थ्य अवधृत माने निश्चित कर लिया है कि नहीं कर लिया? जी जी हमने पता चल गया ना हमको कि इसका सामर्थ्य है किसको बनाने में? तंतु को बनाने में, पट को बनाने में। पट में, पट को बनाने में तंतु संयोग जो है वो क्या है? समवायी कारण है, समर्थ है। समर्थ है। जी इसलिए अवधृत सामर्थ्य माने जनक है, कारण है किसके प्रति? पट के प्रति। कौन? तंतु। तंतुओं का संयोग। तंतुओं का संयोग क्या है? तंतुओं का संयोग। तंतु। समवायी कारण जो तंतु हैं, पट के समवायी कारण तंतुओं में वो समवेत भी है, प्रत्यासन्न भी है, और समवायी कारण प्रत्यासन्न भी है, और अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावी भी है कि नहीं तंतु संयोग? जी जी भाई पट के पहले निश्चित रूप से रहता है कि नहीं तंतु संयोग? जी रहता है। तो अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावी भी है, इसलिए वो पट के प्रति कारण तंतु संयोग हो जाता है। कौन सा कारण होता है? असमवायी। असमवायी कारण होता है। तंतु रूप माने तंतु संयोग जो है वह पट के प्रति असमवायी कारण होता है। बात समझ में नहीं आई? जी भाई देखो अभी कार्य क्या हुआ हमारा? पट। पट। और इसका दो कारण, एक कारण है समवायी कारण। समवायी कारण क्या है इसका? तंतु संयोग। तंतु। तंतु 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 क्या है पट का? समवायी कारण। और पट का असमवायी कारण क्या है? तंतुओं का संयोग। तंतु संयोग क्या है पट का? असमवायी असमवायी कारण। कारण। क्यों? क्योंकि समवायी कारण में तत्र माने समवायी कारण है। माने तंतु में ये तंतु संयोग रहता है कि नहीं? जी रहता है। तंतुओं का संयोग कहाँ रहेगा? किसी का भी संयोग उसी में रहता है, तो तंतुओं का जी संयोग तंतुओं में रहेगा। तंतुओं में रहता है। किस संबंध से? समवायी समवाय तंतु संबंध से। इसलिए समवायी कारण में तंतुओं का संयोग क्या हो गया? प्रत्यासन्न हो गया, समवेत हो गया। जी बात समझ आई कि नहीं? जी जी और दूसरी चीज क्या होना चाहिए? अवधृत सामर्थ्य यानी जनक होना चाहिए। तो भाई ये तंतु संयोग पट के प्रति जनक है कि नहीं? जी जी क्योंकि अगर तंतु संयोग ना हो तो पट होगा क्या? नहीं। नहीं हो। इसलिए ये कारण भी है, जनक भी है। तो तत्र माने समवायी कारणे, आसन्न माने प्रत्यासन्न माने समवाय संबंध से रह भी रहा है किसमें? तंतुओं में।
समवायी कारण तंतु में तंतु संयोग रह भी रहा है समवाय संबंध से, और पट के प्रति वह कारण भी है, इसलिए यह पट के प्रति क्या बन जाता है, तंतु संयोग असमवायी कारण। असमवायी कारण बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी क्या समझ में आया आपको, बताइए। पट में समवायी कारण, पट का समवायी कारण तंतु है, और फिर समवायी कारण में, तंतु में, गुणी में तंतु का संयोग क्या है, संवेत है। असमवायी कारण समवेत है। क्या है तंतुओं में तंतु संयोग, संवेत है, समवेत माने समवाय संबंध से मिला संयुक्त है, सही है प्रत्यासन्न है। प्रत्यासन। जी। और तंतु संयोग क्या है, अवधृत सामर्थ्य भी है। जी अवधृत सामर्थ्य माने जनक भी है। क्या है, जनक भी है इसके प्रति, पट के प्रति। इसीलिए वो पट का क्या हो जाता है, असमवायी कारण। समझ गए कि नहीं? जय गुरु जी। जी ऐसे ही अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, पट की जगह घट कर दे, घट कर दें, तो घट का समवायी कारण क्या हुआ, कपाल, मिट्टी, उसका अवयव, तो कपाल हो गया। और असमवायी कारण क्या हुआ, असमवायी कपाल संयोग। जी क्यों, घटा लीजिए। समवायी कारण में माने कपाल में, समवायी कारण में कपाल में जो समवाय संबंध से रहे, तो कपाल का संयोग कहाँ रहेगा, समवाय संबंध से कपाल में रहेगा, कपाल में रहेगा। इसलिए समवायी कारण में, कपाल में, गुणी में कपाल का संयोग समवाय संबंध से रहता है कि नहीं? जी 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 इसलिए समवायी कारण में प्रत्यासन्न भी हो गया। ये जो कपाल का संयोग है वो क्या हो गया, प्रत्यासन्न भी हो गया। जो कपाल का संयोग है ये क्या हो गया, कपाल में समवायी कारण में प्रत्यासन्न हो गया कि नहीं? जी 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 और यदि ये कपाल का संयोग ना होता तो घड़ा बनता क्या, नहीं बनता। बनता। इसलिए अनन्यथा सिद्ध पूर्व भावी होने के कारण घड़े के प्रति यह संयोग क्या है, असमवायी कारण। कारण भी है, जनक भी है, अवधृत सामर्थ्य है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, असमवायी कारण कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। जैसे तंतुओं का संयोग क्या है, पट के समवायी कारण तंतु रूपी गुणों में समवेत रह, मतलब समवाय संबंध से रहता भी है, और समवायी कारण प्रत्यासन्न होने के कारण, यानी समवायी कारण तंतु में वो प्रत्यासन्न है, तंतुओं का संयोग जी समवाय संबंध से रह रहा है, और अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावी है, इसीलिए वो पट के प्रति क्या हो जाता है, कारण हो जाता है। और पट के प्रति जब कारण हो गया, इसलिए वो पट का असमवायी कारण हो जाता है। ठीक है, इस पाठ को हम यहीं तक रखते हैं, आप लोग तैयार करके आइएगा। ठीक है जी गुरु जी। जी जी प्रणाम। ठीक है, अगले पाठ की सूचना आपको लगभग मिल जाएगी 10 मिनट में। जी गुरु जी। नमस्कार।